इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो अगर आपको चाहिए कम टाइम में बेस्ट कंटेंट और एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अब टाइम आ गया है बिजली गिराने का, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसका सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जिसकी वजह से बिजली के झटके प्रोड्यूस हो, पर ऐसे तो हम फिजिक्स में नहीं लिखेंगे। तो क्या होता है, आइए देखते हैं इसको हम फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करता है। ओके, जो एसआई यूनिट होती है आपकी चार्ज की वो कूलम्ब होती है ना। यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये आपने चार्ज लिखा है? ओके, तो कैसे, अगर उसके पीछे एसआई यूनिट में कूलम्ब लिखा हुआ है मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। कूलम्ब को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ओके, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अब जैसे हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए गाइस देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि अनलाइक चार्जेस यानी कि जो डिफरेंट नेचर के चार्जेस होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर आपके डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि जो आपके सेम नेचर के चार्जेस होंगे यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, जो आपके सेम नेचर के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि दो इंसानों में झगड़ा हो गया, दोनों ही गुस्से वाले हैं तो दोनों ही एक दूसरे से लड़के भाग जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही नेचर है, दोनों ही गुस्से वाले हैं। तो उसी तरीके से अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जबकि अगर वो अनलाइक चार्जेस यानी डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होता है। कंजर्व होता है मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, उसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है मतलब कि जो आपका कोई भी पार्टिकल है उस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो जो आपके कोई भी पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इस चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ओके, Q है ना, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Q इक्वल्स टू एन। Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो आपका कोई भी चार्ज जो है वो आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, है ना। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ही, ये फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। नाउ अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सा बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं कितने अमाउंट ऑफ चार्ज में? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आपका 1 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो इसमें वही थर्ड प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए कैसे। फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे आपका Q क्या था? चार्ज था कि कितना चार्ज प्रेजेंट है, N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N फाइंड आउट करना है। N आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड, Q आपको दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 कूलम्ब, और E की वैल्यू आपको पता ही होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब।
तो अब जल्दी से इन वैल्यूज को फटाफट फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर तक पहुंच जाइए। तो आइए गाइस देखते हैं। Q की वैल्यू पुट कीजिए। Q कितना दिया हुआ है 1 इक्वल्स टू n, फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे n, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अब इसको इधर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। n इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। n इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 19/1.6, इसका डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। देखा, एकदम सिंपल था ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बिजली का झटका। जोर का झटका है, जोरों से लगा, पर इसको भी ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि ये क्या है आपकी फिजिक्स। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? आइए अब इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आपका कोई भी कंडक्टर है तो उसमें किस रेट से चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके चार्जेस के पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा नहीं है तो वो तेज तेज स्पीड से फ्लो करेंगे तो आपका अच्छा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधा, कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ रहा है तो वो धीमे धीमे फ्लो करेंगे तो आपका करंट का रेट कम होगा। ओके, तो आपके किस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस के फ्लो करने का रेट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अगर Q अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से इन अ टाइम t टाइम में Q अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो आपका कितना करंट फ्लो होगा? तो करंट को आपका डिनोट करते हैं I से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये आपका करंट निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है अगर आपका Q अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं जो कि T टाइम में फ्लो कर रहे हैं। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। SI यूनिट क्या होती है? करंट ही SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं A से। इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपका करंट है, फ्लो कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं रैंडम इधर उधर भाग रहा होगा, कोई डायरेक्शन होगी। आपको भी कहीं जाना होता है तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करते हैं। उसी तरीके से करंट है वो आपका वायर में फ्लो कर रहा है तो उसकी भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अगर इधर उधर भागेगा फिर तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से आप देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है, पर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि अगर आपका करंट, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, तो जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। तो जो आपके करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट, अब हमें ये तो पता चलेगा कि चलो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, वो ऐसे फ्लो करता है। अब हम उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल है, करंट को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम होता है एमीटर। ओके, करंट को हम किससे मेजर करते हैं? करंट को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। और ये जो आपकी डिवाइस होती है वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगी। ठीक है, जो आपका एमीटर है वो सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका रेजिस्टर है और ये आपका एमीटर है। जो आपका एमीटर है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। यानी कि सपोज दैट आपका इंफिनिटी पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और ये आपका कोई एक पॉइंट है।
तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ना, उसको वहां से यहाँ लाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी कि सपोज दैट ये आपका कोई ए पॉइंट है, ये आपका कोई बी पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे आपका कोई चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे आपका कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। कहेंगे दोनों में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, दोनों में सेम ही काम कर रहा है, चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, वो भी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ हम चार्ज को सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, वहाँ इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। अब आपका जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। अब आपका और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन टू मूव ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिफरेंट पॉइंट। तो वर्क डन यानी कि W अपॉन Q, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब जैसे कि हम करंट को मेजर करते थे अमीटर से, वैसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर की हेल्प से। और अमीटर आपका सीरीज में कन्वर्ट होता था, लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका रजिस्टर है, अमीटर तो आपका सीरीज में कनेक्ट है, पर जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपका रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, देखिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल वापस से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे। तो हाउ मच वर्क इज डन, इसमें हमें क्या निकालना है? हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन निकालना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि W फाइंड आउट करना है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कोलम, कितने कोलम का चार्ज दिया हुआ है? 3 कोलम का, यानी कि हमें Q की वैल्यू दी हुई है कितनी? 3 कोलम। Across 2 points having a potential difference 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यानी कि V आपको कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट, है ना। यहाँ पे आपको देखना है कि आपको 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 3 कोलम का चार्ज मूव कराने के लिए कितना वर्क डन आपको करना है। तो जल्दी से सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। V इक्वल्स टू 15, W हमें फाइंड आउट करना है, और Q कितना दिया हुआ है? 3। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3। W इक्वल्स टू 15 3 जा 45, और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो W इक्वल्स टू 45 जूल। ये आपका आंसर हो गया, हाँ ना, एकदम सिंपल। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब जिसमें करंट फ्लो करे, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करे, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम फिजिक्स में कैसे लिखेंगे। A closed and continuous path through which electric current flow is called electric circuit। ठीक है, एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ। क्लोज मतलब ओपन, अगर ओपन पाथ होगा मतलब उसमें कहीं से उसमें ब्रेक वगैरह होगा, कुछ होगा, तो करंट आपका नहीं फ्लो करेगा। करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए कि मतलब कहीं पे फ्लो करने के लिए जगह है, कहीं पे नहीं है। अगर ऐसा डिस्क्रीट होगा तो करंट आगे फ्लो कर ही नहीं पाएगा, जहाँ पे उसमें कुछ भी ब्रोकन वगैरह होगा वहीं करंट आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, कहीं से भी ओपन या फिर डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। तो एक क्लोज्ड या फिर कंटिन्यूस, एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसको आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? इट इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स। आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल और बैटरी, है ना, उसी की मदद से तो फ्लो होगा। उसके अलावा की ऑपरेट करने के लिए, कब उसको ऑन करना है, कब ऑन करना है, बल्ब देखने के लिए कि करंट फ्लो हुआ भी या नहीं हुआ,
ठीक है। फ्यूज ऑल कनेक्टिंग थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होता है जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इट इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स जैसे कि आपका एक सोर्स ऑफ करंट होगा, सेल या फिर बैटरी, स्विच होगा, बल्ब होगा, फ्यूज होगा, और उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ बनाने के लिए आपके कनेक्टिंग वायर्स होंगे जो कि कॉपर के बने हुए होंगे, क्योंकि कॉपर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं इंसुलेटर वायर यूज कर लिया, ठीक है। अब आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। The current flowing through an ohmic conductor is directly proportional to the applied potential difference between two ends of the conductor. Ohm's law आपका क्या कहता है? Ohm's law आपका कहता है at constant physical conditions, at constant physical condition and temperature, okay? Constant, ये मत भूलिएगा, constant physical conditions and temperature पे जो आपका applied potential, जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम्स लॉ आपका यही कहता है कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस, ओके। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है एक ओहमिक कंडक्टर से तो वो है डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, ओके। जो आपका ओम लॉ है वो एक रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, है ना। वो आपको रिलेशनशिप ही तो बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे वैसे ही दूसरी चीज भी बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ओके। क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं R, यानी कि V इक्वल्स टू I R। ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ओके। R मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा कि V इक्वल्स टू I R, ओके। अब देखिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो करने में जो भी ऑब्स्टिकल आए, ऑब्स्टिकल यानी बाधा, यानी कि करंट के फ्लो करने में जो भी रुकावट प्रोड्यूस हो उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है ना। तो रेजिस्टेंस अगर हम सिंपली भाषा में आपको समझाने के लिए बोले तो करंट के पाथ में जो रुकावट होती है उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। पर अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को जो अपोजिशन मिल रहा है, यानी कि करंट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, जो भी उसे अपोजिशन मिल रहा है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या होता है? ऑब्स्टिकल इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल हैं उन्हें रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? जैसे चार्ज की कूलम थी वैसे ही रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ओके। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सॉरी। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं और कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को ऊपर लिखेंगे, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया को हमने अपॉन में लिया है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रो। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप नीचे देख भी सकते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पे कि जो आपका रो है उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, L आपकी लेंथ है, A आपका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
अब देखिए, अब इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं एरिया। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ कंडक्टर के, यानी कि जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द कंडक्ट। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपका कंडक्टर के टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो आपका करंट है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेचर ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो आपका रेजिस्टिविटी है, L आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और A आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर है। और रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम आपको साथ डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देखिए, अब रेजिस्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताया रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रो, वो रेजिस्टिविटी वो होती क्या है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी कि सपोज दैट आपका कोई एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है जिसका आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया भी 1 मीटर है। तो सपोज दैट कोई आपका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है और यूनिट एरिया का कंडक्टर है, तो जितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि यूनिट लेंथ का और यूनिट एरिया का कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कि ऑफर किया जाता है एक ऐसे सब्सटेंस है जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, उससे उसकी रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसी फॉर्मूले से आपकी रेजिस्टिव R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी ये A इधर चला जाएगा, R इंटू A अपॉन L इक्वल्स टू रो। ये आपका रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम आपके सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स विच ऑफर जीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, ऐसे कंडक्टर जिनमें आपका रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो, जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि करंट के फ्लो करने में कोई भी बाधा आ ही नहीं है, वो मस्त फ्लो करता जा रहा है, एकदम सुपर तरीके से फ्लो कर रहा है, तो वो सुपर कंडक्टर, यानी जो एकदम मस्त तरीके से सुपर तरीके से अपने अंदर करंट को फ्लो करने दें, वो आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके सुपर कंडक्टर के, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, नायोबियम है, ये आपके सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब जरूरी थोड़ी है कि आपके पास एक ही रजिस्टर हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो आप रजिस्टर्स को किन किन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो रजिस्टर्स को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रजिस्टर्स जो हैं उन्हें हम कब बोलेंगे कि वो सीरीज में कंबाइंड है, तो अगर वो सेम करंट कैरी कर रहे हैं। अगर आपके 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो आपका सेम करंट कैरी करेंगे, और वहीं अगर आपके 2 रजिस्टर कंबाइंड है पैरेलल में तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी सर्किट है, अगर आपका उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, इसके मतलब जो आपके रजिस्टर्स हैं वो आपके पैरेलल में कनेक्ट है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट सेम आ रहा है, इसका मतलब जो आपके रजिस्टर्स हैं वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब देखिए अगर आपके रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, मतलब जितने भी आपके कनेक्ट हो। लेकिन अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस बाकी आगे जितने भी आपके कनेक्ट हो, ठीक है। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है, अगर आपके
कई सारे रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो वहाँ हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है पैरेलल में R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 जितने भी आपके कनेक्ट हैं, आगे करते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब आता है इलेक्ट्रिक पावर एंड AC, जिसमें आपका टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसे गर्म होने लगता है ना, तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है ना, जो वायर वगैरह आपके गर्म होने लगते हैं। तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में जरूरी आपसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ हो सकता है वो आपसे बोल दे जूल लॉ एक्सप्लेन कीजिए, तो जूल लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब सेम ही बात है। क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका H यानी कि जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस के एंड टाइम के फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, आपका जूल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I²RT के। ठीक है, जो आपका हीट है, जो आपका H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट के और टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी कि जो आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के और टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बताइए यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो अप्लाई होता है टू द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, है ना, यानी कि मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक केटल हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, गीजर वगैरह हो गया, वहाँ पे आपका ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, गीजर्स, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, आपने देखा होगा वो उनका तो तभी फायदा ना जब वो गर्म होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर ठंडा पड़ा रहा है उसका क्या फायदा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, यानी कि और द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को के कंजप्शन का हमारा रेट क्या है, यानी कि हम उसे किस तरीके किस रेट से हम उसे उसका कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, या फिर जो हमारा अब जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हम कंजप्शन करेंगे, या फिर हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, यानी कि जो हम अपना वर्क कर रहे हैं उसका रेट क्या है। अब जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा कंजप्शन होगा, जितना कम वर्क करेंगे उतना कम कंजप्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर को आप या तो डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से उसका कंजप्शन कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंजप्शन मतलब समझ रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन के रेट को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे होंगे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अगर सपोज दैट हम W वर्क कर रहे हैं, है ना, इफ W इज वर्क जो कि हम कर रहे हैं T टाइम में, तो आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? P इक्वल्स टू W/T। ठीक है, हम सपोज दैट W वर्क कर रहे हैं T टाइम में, तो आपका पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो WP इक्वल्स टू W/T हो जाएगा। उसके बाद SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर की? इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट होती है वॉट, ये तो आपको पता ही होगा, घर पे भी कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट की पावर लेगा। तो जो आपकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है? पावर की वॉट होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। देखिए 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट, कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उनके बीच से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी 1 watt ऑफ पावर यूज होगी। ओके, अब देखिए जो आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर की क्या होती है? वॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है? किलोवाट आवर, kWh। ओके, वॉट आपकी पावर की SI यूनिट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूज होती है? जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना,
इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर की तो वॉट होती है, और जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्शन जिसका कर रहे हैं उसकी SI यूनिट की होती है किलोवाट आवर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kWh से। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आपका जो 1 किलोवाट आवर है, अब आपसे कहे कि 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो जो आपका 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ जाता है कन्वर्ट करने के लिए। याद रखिएगा कि जो आपका 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। अब देखिए, उसके अलावा पावर के और भी फॉर्मूले, दो और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? आपका P = I²R। ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाते हैं, जहाँ पे आपको सपोज दैट आपको वर्क और टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको करंट और रेजिस्टेंस देकर बोल दिया पावर निकालो, आपका हो गया। तो सीखा ही नहीं, हमने तो सीखा था कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है P = W/T। अब उसने आपको दे दिया करंट और रेजिस्टेंस, बोला पावर निकालिए। तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे पावर का? P = I² R। और अगर उसने आपको करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्योंकि 1 वॉट ऑफ पावर क्या होता है? 1 वॉट ऑफ पावर क्या होता है? जब आपका 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट पे, है ना। अब उसने आपको करंट नहीं दिया, उसने आपको ये दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो उस टाइम पे पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? V²/R। अगर आपको करंट दिया हुआ है तो करंट के स्क्वायर के साथ पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको करंट दिया हुआ है तो करंट के स्क्वायर को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई, वो दिया पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ तो उसके स्क्वायर को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये आपका तब है जब करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, और ये आपका तब है जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो। अब 1 किलोवाट आवर देखिए, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? जब आपकी 1 किलोवाट एनर्जी 1 आवर में यूज की जाए तो उसको 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी कि जब 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए हम 1 किलोवाट की पावर यूज करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके, 1 आवर के लिए जब हम 1 किलोवाट पावर को यूज करेंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है उसको 1 किलोवाट आवर बोला जाएगा। तो देखिए, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसा बेस्ट कंटेंट लेके आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।